हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश की नदियाँ। मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है। इसके कई और नाम भी हैं। और आज जो हमें पढ़ना है वो है मध्य प्रदेश में जितनी भी इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं उनको हम एक एक कर कर समझेंगे। तो उसी सीरीज़ में जो सबसे पहली रिवर है वो है चंबल नदी। तो चंबल नदी का जो उद्गम है वो महू, इंदौर के निकट महू में जानापाव पहाड़ी है, वहाँ से उसका उद्गम हुआ है। इसको दो और नाम से भी पुकारा जाता है। जो सबसे पहला उल्लेख है वो है महाभारत में, जिसे वो पूर्णा नदी से जाना जाता है। वहीं इसके दूसरे नाम है वो है चर्मणवती और एक है चर्मावती, जो कि मैंने यहाँ लिखा है। तो जो जानापाव हिल है उसकी ऊंचाई है 854 मीटर, वहाँ से इसका उद्गम हुआ है। और चंबल नदी की जो लंबाई है वो है 965 किलोमीटर। तो चंबल नदी इंदौर के निकट महू से उद्गम होती है। इसके ये अन्य नाम हैं, प्लस इसका आज हम ड्रेनेज देखेंगे या कैचमेंट एरिया। तो ये महू से होकर निकलती है, महू इंदौर से, और ये जाती है मध्य प्रदेश में रतलाम, नीमच, मंदसौर। और मंदसौर से ही एक नदी का उद्गम होता है, वो है शिवना नदी, और वो जाकर इसमें मिल जाती है। फिर ये थी हमारी लेफ्ट बैंक। अब वहीं हम राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करें तो इंदौर के ही निकट शिप्रा नदी का उद्गम होता है। शिप्रा नदी का उद्गम होता है काकरी बर्डी हिल से, और शिप्रा भी जाकर चंबल में मिल जाती है। फिर उसके बाद आती है काली सिंध। काली सिंध का उद्गम होता है देवास से, और ये भी चंबल की एक सहायक नदी है। फिर होता है पार्वती। पार्वती भी चंबल की एक सहायक नदी है, और इसका उद्गम सीहोर से होता है। फिर आते हैं दो और नदी हैं, एक है सीप और एक है कूनो। दोनों ही श्योपुर से निकलती हैं और जाकर चंबल में मिल जाती हैं। और एक सबसे बड़ी जो सहायक है, इसका उद्गम होता है कुंभलगढ़, राजस्थान, जो कि अरावली पर्वत से इसका उद्गम होता है। बनास नदी ये इसकी सबसे बड़ी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, और ये जाकर चंबल में मिल जाती है और उसका ड्रेनेज बढ़ाती है। और ये सारी नदियाँ जब मिल जाती हैं तो जो चंबल रिवर है वो मध्य प्रदेश और राजस्थान का बॉर्डर क्रिएट करती हुई सीधा जाकर इटावा जगह है, वहाँ पर यमुना नदी में मिल जाती है। तो ये एक छोटा सा डायग्राम था जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो जो ड्रेन होती है चंबल नदी, ये इटावा यूपी में जाकर यमुना में मिल जाती है। फिर इसी नदी पर 3 डैम भी हैं। पहला है गांधी सागर डैम, जो कि मंदसौर में है, और ये मध्य प्रदेश का पहला डैम है। तो पहला जो डैम है वो है गांधी सागर। यह है मंदसौर में। और इस पर एक परियोजना बनाई गई है जिससे ये 115 मेगावाट बिजली को जनरेट करता है। दूसरा जो डैम है वो है कोटा बैराज, या राणा सागर। इस पर 99 मेगावाट की परियोजना बनाई गई है। फिर तीसरा है जवाहर, इस पर 172 मेगावाट की। और ये तीनों जो पार्ट हैं ये चंबल घाटी परियोजना का पार्ट है, जिसमें इनसे इतनी मेगावाट की बिजली जनरेट होती है। ये गांधी सागर जो डैम है वो मंदसौर में है, और बाकी के जो दोनों डैम हैं वो राजस्थान में है। फिर इसके बाद हम जानेंगे चंबल नदी से रिलेटेड वाटरफॉल। तो जो पहला है वो है चूलिया। चूलिया वाटरफॉल मीन्स जलप्रपात। चूलिया जलप्रपात कहाँ पर है? ये कोटा में है, राजस्थान में। फिर एक है पाताल पानी,
एक है शीतला माता, ये इसके जलप्रपात हो गए। फिर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है जो प्रीलिम्स में पूछा जाता है ट्रिब्यूटरीज से रिलेटेड, तो ये हमने जो ट्रिब्यूटरीज देखी, तो हमें जो सबसे पहली ट्रिब्यूटरी है वो है शिप्रा। शिप्रा दूसरी, इसका उद्गम कहाँ से है? इंदौर के निकट काकरी बर्डी हिल से। दूसरी जो ट्रिब्यूटरी है वो है हमारी पार्वती। तीसरी है शिवना। चौथी है काली सिंध। पांचवी है सीप। छठी है कूनो। और एक और इसकी ट्रिब्यूटरी है वो है मेज। तो ये हैं चंबल रिवर की ट्रिब्यूटरीज, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये था चंबल का एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। चंबल नदी का एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि चंबल नदी जो है वो भिंड, मुरैना और श्योपुर वाले इलाके में, इसको हिंदी में बोलते हैं अवनाली का अपर्दन, उसका फॉर्मेशन करती है, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे रेवाइंस या गली इरोजन करती है। श्योपुर, भिंड, मुरैना, हमें ये तीनों जिले याद रखने हैं। वो तीनों का नाम दे के पूछ सकती है किस में नहीं है, किस कहाँ पर गली इरोजन नहीं होता है। तो जो ये वाला इलाका ये श्योपुर है, यहीं पे कूनो पालमपुर जो नेशनल पार्क है, यहाँ पर चीते लाए गए हैं, तो ये श्योपुर है। फिर आता है भिंड और फिर आता है मुरैना। तो ये तीन जो ज़िले हैं, यहीं पर जो चंबल नदी है वो रेवाइंस क्रिएट करती है। तो ये थे हमारे चंबल रिवर का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। अब हम नेक्स्ट रिवर पर आएंगे। दो तीन और इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो चंबल नदी से रिलेटेड है। एक तो पहला है, इसमें डॉल्फिन जो फिश है उसका संरक्षण किया जाता है। दूसरा, मुरैना में स्थित है चंबल घड़ियाल केंद्र, तो वहाँ पर घड़ियाल का संरक्षण किया जाता है। और यहाँ पर दो तीन कछुओं की प्रजाति भी मिलती है, जैसे बटागुर, चित्रा। तो ये सारे फैक्ट भी चंबल रिवर से रिलेटेड है। हमारी जो नेक्स्ट रिवर है वो है बेतवा रिवर। बेतवा रिवर को मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है, और लेकिन ये जो बोला जाता है ये प्रदूषण के स्तर के हिसाब से बोला जाता है। बेतवा रिवर काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस पर केन बेतवा लिंक परियोजना भी चल रही है, उसको भी हम समझेंगे। पहले हम बेतवा रिवर के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। बेतवा रिवर का जो ओरिजिनेशन है वो कहाँ से होता है? कुम्हारा विलेज, रायसेन। जैसे कि आप जहाँ देख सकते हैं, रायसेन की कुम्हारा विलेज से बेतवा रिवर का ओरिजिनेट होता है। ये इस पे बसे हुए शहर हैं जो बेतवा रिवर के किनारे बसे हुए हैं, जैसे कि पहला रायसेन है, दूसरा भोजपुर है, तीसरा सांची है, चौथा विदिशा है, पांचवा अशोकनगर चंदेरी। फिर हम ऊपर चले जाते हैं यूपी में। तो ये है हमारा बेतवा रिवर का ड्रेनेज, और इसकी तीन ट्रिब्यूटरी भी हैं, जैसे कि पहला है बीना जो कि सबसे बड़ी है, फिर दूसरी है धसान और तीसरी है जामनी। तो तीन इसकी इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। बीना नदी पर एक इम्पोर्टेंट वाटरफॉल भी है जो कि है भालकुंड, जो कि एग्जाम में मतलब मैच द फॉलोइंग पूछा था कि कौन सा रिलेटेड नहीं है, तो याद रखना है भालकुंड जो वाटरफॉल है वो है राहतगढ़ में, जैसे कि ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ये वाटरफॉल है, ये है राहतगढ़ में। फिर ये ड्रेन कहाँ होती है? ये ड्रेन होती है हमीरपुर, जो कि एक जगह है यूपी में, वहाँ जाकर ये यमुना में मिल जाती है। तो ड्रेन होती है हमीरपुर में। कभी भी अगर आंसर राइटिंग भी करना है तो हमें नदी की दो तीन चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो लंबाई, उसका ओरिजिनेशन, जैसे अगर हम आंसर राइटिंग में भी लिखते हैं तो हम कैसे स्टार्ट करते, जो बेतवा नदी है उसका उद्गम विंध्याचल पर्वत श्रेणी या विंध्याचल रेंज पे जो कुम्हारा विलेज है
वहाँ से हुआ है, फिर उसकी लंबाई लिखते, या फिर उससे रिलेटेड कोई भी फैक्ट है, उसका डैम है, जैसे केन बेतवा लिंक परियोजना चल रही, तो कोई भी 3 फैक्ट हम आराम से लिख सकते हैं। फिर उसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 590 किलोमीटर, कहीं कहीं 480 भी मिलती है, लेकिन हमें याद रखना है 590 किलोमीटर। हमीरपुर के पास यूपी में यमुना में मिल जाती है। फिर इसकी जो ट्रिब्यूटरी हैं वो 3 ट्रिब्यूटरी ये रही। फिर हम जो सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है वो है प्रोजेक्ट्स। उसके पहले भी हम 2-3 चीज़ें देख लेते हैं, जैसे कि विदिशा जो जगह है वहाँ पर सम्राट अशोक परियोजना चल रही है। फिर दूसरी जो है वो है माता टीला परियोजना, जो कि एमपी और यूपी की संयुक्त परियोजना है। ऐसे ही राजघाट परियोजना है, और एक और परियोजना है जिसको हम बोलते हैं परीक्षित परियोजना, परीक्षा परियोजना। तो ये सारी परियोजना है, ये बेतवा नदी पर चल रही है। लेकिन जो सबसे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है हमारी केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। इसको अमृत क्रांति की भी संज्ञा दी गई है। ये जो परियोजना है ये 2005 से स्टार्ट हुई है। ये एक नेशनल रिवर पर्सपेक्टिव प्लान है, उसका ही एक पार्ट है। इसको 2 फेसेस में चलाया गया है। इंटरलिंक प्रोजेक्ट का जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है, जैसे कि जो वाटर डेफिसिट रिवर है, जहाँ पे पानी की कमी है जिस रिवर में, उसको जो रिवर सरप्लस में जिसमें पानी है उसको डेफिसिट वाली रिवर में पानी देना है। मीन्स सिंपल शब्दों में बोलें तो जिस नदी में पानी कम है उसको जिस नदी में पानी ज़्यादा है उससे पानी ट्रांसफ़र कराना है। और वो कैसे कराएंगे, एक कैनाल के द्वारा। और इसी को हमने केन बेतवा लिंक परियोजना बोला है। और बुंदेलखंड जो रीजन है जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी की कमी है, स्कैरसिटी है, उन क्षेत्रों में हमें पानी पहुँचाना है। और इससे कई सारे फ़ायदे भी हैं, जैसे कि जो ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल जो वाटर है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। उसके बाद जो एग्रीकल्चर में इरिगेशन पर्पस के लिए भी ये वाटर का यूज़ होगा। फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में भी इसका यूज़ होगा। इस पर डैम बनाएंगे तो उससे भी काफ़ी यूज़ होगा। फिशरीज़ में इसका यूज़ कर सकते हैं। फिर जो इस पानी का यूज़ हम ड्रिंकिंग वाटर के पर्पस से भी कर सकते हैं। तो ये सारे इसके यूज़ हैं इंटरलिंकिंग रिवर के। फिर एक नेशनल वाटर ग्रिड मिशन भी चलाया गया था 2002 में, वो भी इसी से रिलेटेड है, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर से। तो अभी जो हमारा टॉपिक है वो है केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। इस पे इतने रुपए दिए गए थे, 44,605 करोड़। इसको 2 फेजेस में चलाया गया था। 2 फेजेस में जो सबसे पहला फेज था, तो 2 रिवर है, केन और बेतवा। तो केन जो रिवर है उसका उद्गम होता है कटनी से, और जो बेतवा है उसका तो रायसेन से होता है। तो जो पहला फेज था उसमें हमें एक डैम कंस्ट्रक्ट करना था, वो है दौधन डैम। दौधन डैम है अपने छतरपुर और पन्ना के क्लोज, और इसमें जो पन्ना टाइगर रिजर्व आ जाता है और वहीं पर बना हुआ है दौधन डैम। और वहीं हम जो कैनाल है जो दौधन डैम को जोड़ेगा, ये था पहला फेज। और दूसरे फेज में हमें कंस्ट्रक्ट करना है उर रिवर के पास जो डैम है, वहीं हमें एक बीना कॉम्प्लेक्स भी कंस्ट्रक्ट करना है। एक और डैम है कोठा बैराज, जो कि विदिशा में कंस्ट्रक्ट करना है। और बरवा सागर जो जगह है टीकमगढ़ से, वहाँ से लिंक जो कैनाल है उसको ज्वाइन कर देना है दौधन डैम से। तो ऐसे करके ये जो लिंक परियोजना है इसको पूरे तरीके से 2 फेजेस में कंप्लीट करना है। इससे फ़ायदे क्या क्या है, इससे ये एमपी और यूपी की संयुक्त परियोजना है। इसमें जो एमपी के जो ज़िले हैं, जैसे कि टीकमगढ़ हो गया, विदिशा हो गया, अपना अशोकनगर हो गया, फिर वहाँ पे यूपी में ललितपुर हो गया, महोबा हो गया, जितनी भी ये जगहें हैं इनको पानी पहुँचाने के लिए ये योजना चलाई जा रही है। तो इससे फ़ायदे क्या क्या है, इससे 103 मेगावाट की बिजली जनरेट होगी, 27 मेगावाट की सोलर एनर्जी जनरेट होगी। फिर जो 10.62 लाख हेक्टेयर इरिगेशन के लिए ये यूज़ होगा, और 62 लाख लोगों को पीने योग्य पानी मिलेगा। और इतने 4909 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी की बढ़ोतरी होगी और यूज़ होगा उसका फुल प्रूफ तरीके से, जिससे यदि बारिश नहीं भी होती है, एल नीनो का अफेक्ट होता है या बारिश नहीं हो पाती है, तो तब भी हम इंटरलिंक प्रोजेक्ट से जो डेफिसिट एरिया है पानी के, वहाँ पर पानी आराम से पहुँचा सकते हैं। तो ये था हमारा केन बेतवा लिंक परियोजना, और ये थी हमारी बेतवा रिवर
फिर अब हम नेक्स्ट रिवर को समझेंगे।